नमस्कार, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं गट हेल्थ यानी हमारी आंतों के स्वास्थ्य की। ये सिर्फ खाना पचाने की जगह नहीं बल्कि शायद हमारी सेहत का असली कंट्रोल रूम है। हाँ बिल्कुल। आज हम जानेंगे कि हमारी आंतें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं और कैसे रोजमर्रा के कुछ आम खाद्य पदार्थ जिन्हें हम अक्सर सेहतमंद समझकर खाते हैं अनजाने में हमारे इस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही बात है। ये सारी जानकारी आधारित है विभिन्न शोध अध्ययनों और विशेषज्ञ शरद मिश्रा की गहरी समीक्षा पर। बिल्कुल। अक्सर हम दिमाग को शरीर का बॉस मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी गट यानी आंतें कई मायनों में शरीर का कमांड सेंटर है। कमांड सेंटर कैसे? ऐसे कि हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने वाली सेना का लगभग 70% हिस्सा यहीं यहाँ गट में रहता है। इसे गैल्ट कहते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब हमारी बीमारियों से लड़ने की ज्यादातर ताकत पेट में ही है। सही समझा, बिल्कुल। सोचिए, गट की अंदरूनी परत जो हमारे खाए हुए खाने के संपर्क में आती है, उस पर उंगलियों जैसी लाखों छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। हाँ, विलाई। ये खाने से पोषक तत्व सोखने के लिए सतह को मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं और इसी परत के ठीक नीचे हमारी इम्यून सेना यानी इम्यून सेल्स तैनात रहती हैं। पर इनकी तैनाती यहाँ क्यों? मतलब गट में ही क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम मुंह से खाते हैं वो तकनीकी रूप से तब तक शरीर के बाहर ही होता है जब तक वो पचकर खून में शामिल ना हो जाए। अच्छा। तो गट का पहला काम है पहरेदारी करना। हर चीज जो अंदर आ रही है उसकी जांच पड़ताल जरूरी है। क्या ये दोस्त है या दुश्मन? यहीं पर GALT काम आता है। मतलब एक तरह का सिक्योरिटी चेक पॉइंट? हाँ बिल्कुल। कोई भी गड़बड़ चीज जैसे हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस अगर अंदर आने की कोशिश करते हैं तो ये इम्यून सेल्स तुरंत हरकत में आ जाते हैं, एक्शन लेते हैं। दिलचस्प है। और सिर्फ इम्यून सेल्स ही नहीं, यहाँ तो अरबों खरबों बैक्टीरिया भी रहते हैं। हमारा माइक्रोबायोम, इनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये माइक्रोबायोम हमारी गट का एक और सुपर पावर है, कह सकते हैं। ये छोटे जीव हमारे लिए वो काम करते हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं कर सकता। जैसे कुछ खास तरह के फाइबर को पचाना जिन्हें हम खुद नहीं पचा सकते। और ये विटामिन B1, B2, B6, B12 और खासकर विटामिन K2 जैसे जरूरी पोषक तत्व बनाते भी हैं। यानी ये बैक्टीरिया हमारे लिए काम करते हैं, फायदेमंद है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पोषक तत्वों को एक्टिवेट और रीपैकेज भी करते हैं। मतलब आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर आपके गट बैक्टीरिया का संतुलन ठीक नहीं है तो हो सकता है आपको उन पोषक तत्वों का पूरा फायदा ही ना मिले। ओह। जब अच्छे बैक्टीरिया की फौज मजबूत होती है तो इम्यून सिस्टम शांत और कुशल रहता है। सब कुछ हार्मनी में चलता है। और अगर गड़बड़ हो जाए तो मतलब बैलेंस बिगड़ जाए? हाँ, अगर बुरे बैक्टीरिया जिन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं वो बढ़ जाते हैं, स्थिति को डिसबायोसिस कहते हैं। तो गट में समझिए एक तरह की गड़बड़ी या कहें अराजकता फैल जाती है। अराजकता? हाँ, मतलब इम्यून सिस्टम हर छोटी बात पे भड़कने लगता है, ओवर रिएक्ट करता है। नतीजा, शरीर में लगातार हल्की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बनी रहती है जो आजकल कई बीमारियों की जड़ मानी जाती है। अच्छा, तो ये सूजन का कनेक्शन है। और एलर्जी वगैरह? हाँ, एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी भी इसी बिगड़े संतुलन का नतीजा हो सकती हैं। आपने शुरू में मूड का भी जिक्र किया था। गट का हमारे मूड से क्या लेना देना, ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है लेकिन सीधा लेना देना है। लगभग 90% सेरोटोनिन, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, हमारी गट में बनता है। 90% गट में, दिमाग में नहीं? हाँ, गट में। है ना चौंकाने वाली बात? इसीलिए गट के स्वास्थ्य का सीधा असर हमारे मूड, हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। गट को दूसरा दिमाग या एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी इसीलिए कहते हैं। दूसरा दिमाग? इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं और ये हमारे सिर वाले दिमाग से लगातार संपर्क में रहता है। एक टू वे कम्युनिकेशन है। बाप रे! तो मतलब हमारा मूड काफी हद तक हमारे पेट के बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। हाँ, कह सकते हैं कि आप अपना दिमाग अपने गट बैक्टीरिया के साथ शेयर करते हैं। ये बैक्टीरिया एक अलग दुनिया की तरह हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर की कुल कोशिकाओं के लगभग बराबर है, करीब 40 ट्रिलियन। 40 ट्रिलियन? हाँ, और ये लगातार केमिकल्स बनाते हैं और दिमाग को सिग्नल भेजते रहते हैं। कमाल है। चलिए अब इस जानकारी के साथ उन आम खाने की चीजों को देखते हैं जो इस नाजुक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहला नाम है
प्रोसेस्ड मीट का, जैसे हॉट डॉग, सॉसेज, सलामी, बेकन, इनमें ऐसा क्या है? इनमें अक्सर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स नाम के प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। हाँ, वो तो ताजगी बनाए रखने के लिए डालते हैं ना। हाँ, लेकिन जब इन्हें तेज आंच पर पकाया जाता है या ये पेट के एसिडिक माहौल में आते हैं तो ये प्रोटीन के साथ मिलकर नाइट्रोसेमाइंस नाम के कंपाउंड बना सकते हैं। नाइट्रोसेमाइंस? और चिंता की बात यह है कि नाइट्रोसेमाइंस को कैंसर पैदा करने वाला यानी कार्सिनोजेनिक माना जाता है। ओह, तो इससे बचने का क्या तरीका है? क्या इन्हें खाना ही बंद कर दें? देखिए, रोज खाना तो ठीक नहीं। अगर कभी कभार खाना हो तो कोशिश करें कि धीमी आंच पर पकाएं। डीप फ्राई करना सबसे खराब तरीकों में से एक है, क्योंकि बहुत तेज गर्मी इन हानिकारक कंपाउंड्स को और ज्यादा बनाती है। अच्छा। साथ ही इन प्रोसेस्ड मीट्स में अक्सर MSG, केमिकल्स, फिलर्स और छिपी हुई चीनी भी होती है। और तेज आंच पर पकाने से HCLs और PHS जैसे और भी खराब कंपाउंड्स बनते हैं जो गट की अंदरूनी परत को इरिटेट करते हैं। यानी डबल मार, प्रिजर्वेटिव्स भी और पकाने का तरीका भी नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स सब्जियों जैसी पौधों वाली चीजों में भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, पालक वगैरह में। हाँ, फिर उनमें खतरा क्यों नहीं? क्योंकि पौधों में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे सुरक्षात्मक तत्व होते हैं जो इस प्रक्रिया को, मतलब नाइट्रोसमाइंस बनने को, रोकते हैं या कम करते हैं। अच्छा। इसलिए अगर कभी प्रोसेस्ड मीट खाना ही पड़े तो उसे ढेर सारी सब्जियों के साथ खाना एक बेहतर रणनीति हो सकती है, ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स से कुछ बचाव मिल सके। ये सब गट की नाजुक परत को बचाने के लिए जरूरी है। संक्षेप में, प्रोसेस्ड मीट कम खाएं और जब खाएं तो पकाने के तरीके और साथ में क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखें। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं डेयरी पर, खासकर लो फैट पास्चराइज्ड डेयरी। दूध को तो सेहतमंद माना जाता है, फिर इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत दो मुख्य वजहों से है। पहली, इसमें मौजूद प्रोटीन, खासकर A1 बीटा केसीन। बहुत से लोग इस प्रोटीन को ठीक से पचा नहीं पाते। A1 बीटा केसीन? हाँ, पचने के दौरान ये बीटा कैसोमॉर्फिन 7 या BCM7 नाम के एक टुकड़े में टूट सकता है। ये BCM7 कुछ लोगों में फूड रिएक्शंस, सूजन और लीकी गट यानी आंतों की परत में रिसाव को बढ़ा सकता है। और लो फैट वाला क्यों ज्यादा समस्याजनक है? फैट कम होना तो अच्छा मानते हैं ना? मानते हैं, लेकिन जब दूध से फैट निकाला जाता है तो इस A1 प्रोटीन का अनुपात बाकी चीजों के मुकाबले बढ़ जाता है। साथ ही फैट में कुछ बफरिंग यानी बचाव करने वाला गुण होता है, जो जलन कम कर सकता था वो भी निकल जाता है। तो लो फैट डेयरी कुछ लोगों के लिए ज्यादा इरिटेटिंग हो सकती है। अच्छा, और दूसरी वजह आपने पाश्चुरीकरण बताई थी, लेकिन पाश्चुरीकरण तो दूध को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है ना, कीटाणु मारने के लिए? हाँ, उद्देश्य तो वही होता है, हानिकारक बैक्टीरिया को मारना। लेकिन इस प्रक्रिया में तेज गर्मी के कारण दूध में प्राकृतिक रूप से मौजूद कई जरूरी एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। कौन से एंजाइम्स? जैसे लाइपेज जो फैट पचाने में मदद करता है, लैक्टेज जो दूध की शुगर लैक्टोज पचाने में मदद करता है, फॉस्फेटेज जो कैल्शियम और फास्फोरस के सूखने के लिए जरूरी है, और प्रोटीएज जो प्रोटीन जिसमें A1 केसीन भी शामिल है को तोड़ने में मदद करता है। ओह, तो मतलब पाश्चुरीकरण से पाचन में मदद करने वाले तत्व ही खत्म हो जाते हैं, खासकर लैक्टेज जिसकी कमी से लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। बिल्कुल। और मजे की बात देखिए, विज्ञापन कहते हैं दूध हड्डियों के लिए अच्छा है, कैल्शियम है, लेकिन पाश्चुरीकरण से फॉस्फेटेज नष्ट होने पर कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। अरे! इसके अलावा ये लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम जैसे अच्छे बैक्टीरिया को बीमार देता है, जो हमारे गट फ्लोरा के लिए फायदेमंद होते हैं। तो फिर विकल्प क्या है? कच्चे दूध यानी रॉ मिल्क के बारे में काफी बातें होती हैं। कच्चे दूध में ये सारे एंजाइम्स और अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि डेयरी एलर्जी वाले 95% लोग कच्चा दूध बिना किसी दिक्कत के पचा लेते हैं, यहाँ तक कि जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है वे भी। लेकिन क्या ये सुरक्षित है और मिलता कहाँ है? देखिए, ये सबके लिए सही नहीं हो सकता, और भारत समेत कई जगहों पर सुरक्षा कारणों से कच्चे दूध की बिक्री पर पाबंदी है या बहुत रेगुलेटेड है। एक बेहतर और ज्यादा सुलभ विकल्प A2 गायों का दूध हो सकता है। A2 दूध? हाँ, इन गायों के दूध में A1 की जगह A2 बीटा केसीन होता है, जो BCM7 नहीं बनाता और आमतौर पर कम समस्या पैदा करता है। इससे पचाने की संभावना काफी बढ़ जाती है, हालांकि ये भी गारंटी नहीं है। चलिए, डेयरी की बात हुई, अब उन चीजों पर आते हैं जिन्हें अक्सर हेल्दी का टैग लगाकर बेचा जाता है। हेल्दी प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे सुबह के नाश्ते के लिए ग्रेनोला बार, या वो मीठे फ्लेवर्ड योगर्ट कप, या फिर आजकल चलन में आए प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे ओट मिल्क, सोया मिल्क, बादाम मिल्क।
इनमें क्या छिपा हो सकता है? इनमें कई छिपी हुई दिक्कतें हो सकती हैं। ग्रेनोला बार अक्सर चीनी और रिफाइंड अनाज से भरे होते हैं, भले ही उन पर हेल्दी लिखा हो। हाँ, बहुत मीठे होते हैं वो। बिल्कुल। मीठे योगर्ट कप में चीनी के साथ साथ स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर और आर्टिफिशियल फ्लेवर हो सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और प्लांट बेस्ड मिल्क, खासकर ओट और सोया मिल्क, अक्सर भारी मात्रा में प्रोसेस्ड होते हैं। लेकिन वो तो प्लांट से बने हैं। हाँ, लेकिन उन्हें उगाने में ग्लाइफोसेट जैसे हर्बिसाइड का इस्तेमाल हो सकता है, जो गट बैक्टीरिया के लिए जहर जैसा है। रिसर्च आ रही है इस पर। ग्लाइफोसेट, ये तो वीड किलर है ना? हाँ, और ये हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया को मार सकता है। मतलब प्लांट बेस्ड या हेल्दी का लेबल देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इन प्रोडक्ट्स को बनाते समय इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और प्रोसेसिंग के तरीके गट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग इन्हें ये सोचकर ज्यादा खाते हैं कि वे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, जबकि असल में वे अनजाने में गट को नुकसान पहुंचा रहे हो सकते हैं। लेबल पढ़ना और सामग्री को समझना बहुत जरूरी है। आपने इमल्सिफायर्स का जिक्र किया, ये क्या होते हैं और गट के लिए क्यों बुरे हैं? ये तो आइसक्रीम से लेकर सलाद ड्रेसिंग तक बहुत सी चीजों में होते हैं। इमल्सिफायर्स और कुछ दूसरे एडिटिव्स जैसे पॉलीसॉर्बेट 80, कैरेगिनिन, ज़ैंथन गम का मुख्य काम होता है तेल और पानी जैसी चीजों को आपस में मिलाकर रखना, ताकि प्रोडक्ट दिखने में एक जैसा और स्थिर लगे। स्मूथ टेक्सचर के लिए। हाँ, ताकि तेल ऊपर न तैरे। बिल्कुल। दिक्कत यह है कि यही मिलाने वाला गुण हमारी गट की सुरक्षात्मक परत यानी म्यूकस लेयर के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। म्यूकस लेयर, ये क्या है? ये गट की अंदरूनी दीवार पर एक चिपचिपी स्लाइमी परत होती है, जो गट सेल्स को सीधे बैक्टीरिया और खाने के कणों के संपर्क में आने से बचाती है। एक तरह की ढाल। अच्छा। पॉलीसॉर्बेट 80 जैसे इमल्सिफायर इस म्यूकस परत को पतला और कमजोर कर सकते हैं। इससे बैक्टीरिया गट सेल्स के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, और अगर गट में हल्का सा भी रिसाव यानी लीकीनेस है तो वे इस दीवार को पार करके इम्यून सिस्टम को भड़का सकते हैं, जिससे सूजन बढ़ती है। और कैरेगिनिन, वो तो नेचुरल होता है ना? हाँ, समुद्री शैवाल से मिलता है, लेकिन उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसे गलती से बैक्टीरिया समझ लेता है और उस पर हमला बोल देता है, जिससे फिर सूजन पैदा होती है। तो ये एडिटिव्स गट की पहली सुरक्षा रेखा को कमजोर करते हैं। समझ गई। अब एक और चीज जो बहुत आम है, अल्कोहल। इसका गट पर क्या असर होता है? अल्कोहल सीधे तौर पर एक सॉल्वेंट यानी घोलक की तरह काम करता है। ये गट लाइनिंग बनाने वाली कोशिकाओं, जिन्हें एंटेरोसाइट्स कहते हैं, उनको सीधे नुकसान पहुंचाता है, जैसे पेंट थलर पेंट को घोल देता है। ओह, सीधे डैमेज। हाँ, सीधे डैमेज। ये म्यूकस बनाने वाली कोशिकाओं के काम में भी बाधा डालता है, जिससे वो सुरक्षात्मक म्यूकस परत और पतली हो जाती है। तो इससे क्या होता है? लाइनिंग डैमेज हुई, म्यूकस कम हुआ। नतीजा, गट की दीवार ज्यादा पारगम्य यानी परमिएबल या लीकी हो जाती है। इससे एंडोटॉक्सिन नाम के जहरीले पदार्थ, खासकर LPS लिपोपॉलीसेकेराइड्स, जो बुरे बैक्टीरिया की बाहरी दीवार का हिस्सा होते हैं, खून में लीक होने लगते हैं। एंडोटॉक्सिन? LPS। जब ये LPS खून में पहुंचते हैं तो पूरे शरीर में सूजन का सिग्नल भेजते हैं। ये बहुत शक्तिशाली इन्फ्लेमेटरी सिग्नल होते हैं। और इसका मूड पे भी असर होता है, जैसा आपने पहले बताया था? हाँ, बहुत गहरा असर। एक स्टडी में स्वस्थ लोगों को LPS का इंजेक्शन दिया गया और कुछ ही मिनटों में उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे लक्षण दिखने लगे। सच में? इंजेक्शन से? हाँ, ये गट ब्रेन कनेक्शन का एक और पुख्ता सबूत है कि गट में होने वाली लीकेज और सूजन सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं ग्लूटेन की। ये आजकल बहुत चर्चा में है। ये क्या है और क्यों समस्या पैदा कर सकता है, खासकर जो आधुनिक गेहूं में पाया जाता है? ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ, राई जैसे अनाजों में पाया जाता है। आधुनिक गेहूं, जिसे ज्यादा पैदावार और कुछ खास गुणों के लिए हाइब्रिड किया गया है, उसमें पुराने अनाजों की तुलना में कई गुना ज्यादा ग्लूटेन हो सकता है। कुछ अनुमानों के अनुसार 50 गुना तक ज्यादा। 50 गुना? हाँ। ग्लूटेन में ग्लाइडिन नाम का एक हिस्सा होता है जो कुछ लोगों में गट की परत को सीधे प्रभावित कर सकता है। कैसे प्रभावित करता है? ग्लाइडिन ज़ोन्युलिन नाम के एक प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ा सकता है। ज़ोन्युलिन गट की कोशिकाओं के बीच के दरवाजों, जिन्हें टाइट जंक्शंस कहते हैं, उनको नियंत्रित करता है। अच्छा, ये गेटकीपर जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। जब ज़ोन्युलिन बढ़ता है तो ये दरवाजे ज्यादा खुल जाते हैं, जिससे गट लीकी हो जाती है और अधपचे खाने के कण और बैक्टीरिया खून में जा सकते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है।
क्या ये सिर्फ सीलियाक बीमारी वालों के लिए ही समस्या है? नहीं, सीलियाक रोग एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें ग्लूटेन इम्यून सिस्टम को गट पर ही हमला करने के लिए उकसाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सीलियाक रोग नहीं है, पर वे ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। ग्लूटेन खाने पर उन्हें पाचन संबंधी या अन्य लक्षण महसूस होते हैं। अच्छा, मतलब बिना सीलियाक हुए भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, और हल्के रिएक्शंस भी बहुत आम हैं। इसके अलावा ग्लूटेन कोई एक अकेली चीज नहीं है, इसके कई प्रकार होते हैं जिनके अलग अलग हैंडल या एपिटोप्स होते हैं जिन्हें इम्यून सिस्टम पहचानता है। एपिटोप्स, ये क्या है? ये प्रोटीन के अणु पर छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें इम्यून सिस्टम पहचान कर प्रतिक्रिया देता है। मजे की बात यह है कि कभी-कभी दूसरे खाद्य पदार्थों जैसे मकई या डेयरी में मौजूद प्रोटीन के एपिटोप्स ग्लूटेन के एपिटोप्स से मिलते-जुलते हो सकते हैं। मतलब क्रॉस रिएक्शन हो सकता है। यानी आप ग्लूटेन नहीं खा रहे, पर मकई खाने पर भी आपका इम्यून सिस्टम उसे गलती से ग्लूटेन समझकर रिएक्ट कर सकता है। ओह, ये तो काफी जटिल है। चलिए, अब आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर। लोग इन्हें चीनी की जगह इस्तेमाल करते हैं वजन कम करने या शुगर से बचने के लिए। क्या ये गट के लिए ठीक है? रिसर्च बताती है कि शायद नहीं। खासकर एस्पार्टेम, सुक्रालोज और एसेसल्फेम पोटेशियम जैसे कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे अच्छे गट बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये तो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं। हाँ, जब अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं तो बुरे बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है क्योंकि मुकाबला कम हो जाता है। यानी ये माइक्रोबायोम का संतुलन बिगाड़ते हैं। हाँ, और ये फर्मिक्यूट्स और बैक्टीरियोइडेट्स नाम के दो मुख्य बैक्टीरिया समूहों के अनुपात को भी गड़बड़ा सकते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि जब फर्मिक्यूट्स का अनुपात बैक्टीरियोइडेट्स की तुलना में बढ़ता है तो मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। ये तो उल्टा असर हो गया। लोग वजन घटाने के लिए ले रहे हैं और ये मोटापे से जुड़े बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, यही विडंबना है। कैलोरी भले ही ना मिले, शुगर स्पाइक भले ही ना हो, पर ये गट बैक्टीरिया के संतुलन और मेटाबॉलिक सिग्नलिंग को बदलकर लंबी अवधि में समस्या को बढ़ा सकते हैं। और एस्पार्टेम के बारे में कुछ और भी है? हाँ, एस्पार्टेम शरीर में टूटकर फिनाइल एलेनिन बनाता है जो कुछ लोगों में सेरोटोनिन के स्तर को कम कर सकता है, जिससे मूड स्विंग्स, खाने की क्रेविंग और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगला नंबर है सीड ऑयल्स का, जैसे किनोला, सोयाबीन, मकई, सूरजमुखी, कसुम तेल। ये तो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। इनमें क्या खराबी है? इनकी प्रोसेसिंग यानी इन्हें बनाने का तरीका ही समस्या की जड़ है। बीजों से तेल निकालने के लिए अक्सर बहुत तेज गर्मी, दबाव और केमिकल सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन या एसीटोन का इस्तेमाल होता है। केमिकल्स? हाँ, ताकि तेल की आखिरी बूंद भी निकल जाए। इस प्रक्रिया में ये तेल बनने से पहले ही खराब यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। आप जो साफ सुनहरा तेल बोतल में देखते हैं वो असल में रिफाइनिंग और ब्लीचिंग जैसी प्रक्रियाओं से गुजर चुका होता है और खरीदते समय ही डैमेज हो चुका होता है। और इस डैमेज का असर क्या होता है? इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। हमारे शरीर को ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों चाहिए, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। इन तेलों के ज्यादा इस्तेमाल से ये अनुपात बिगड़ जाता है। ओमेगा 6 बहुत ज्यादा, ओमेगा 3 बहुत कम, जो शरीर में सूजन बढ़ाने वाली स्थिति यानी प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट पैदा करता है। सूजन, फिर से वही बात? हाँ, साथ ही ये तेल पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसका मतलब है कि ये गर्मी, रोशनी और हवा के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी खराब यानी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये अस्थिर मॉलिक्यूल हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और गट पर क्या असर होता है? ये लिपिड पेरोक्साइड्स बनाते हैं जो गट लाइनिंग के लिए जहर जैसे होते हैं, उसे सीधे डैमेज करते हैं। तो अगर इन्हीं तेलों में खाना तला जाए तो तला हुआ भोजन तो और भी बुरा होगा? बिल्कुल, तलने में समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। एक तो आप पहले से ही डैमेज्ड, ज्यादा ओमेगा 6 वाले तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, तलने की तेज गर्मी उस तेल को और ज्यादा ऑक्सीडाइज करती है। और तीसरा, तेज गर्मी में प्रोटीन और फैट या शुगर मिलकर AGS यानी एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कंपाउंड्स शरीर के टिश्यू को सख्त बनाते हैं और गट की विलायें, जो पोषक तत्व सोखने वाली उंगलियां हैं, उनके लिए संक्षारक यानी कोरोसिव साबित हो सकते हैं, मतलब उन्हें गला सकते हैं। और तले हुए खाने पर अक्सर मैदे की कोटिंग होती है? सही पकड़ा। ज्यादातर तले हुए खाने पर मैदे यानी रिफाइंड फ्लोर की परत होती है, जो आधुनिक गेहूं से बनता है, और उसमें ग्लूटेन या ग्लाइडिन होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो ये गट पर एक और हमला है।
और भी कुछ? हाँ, इस तरह का खाना पित्त अम्ल यानी बाइल एसिड के संतुलन को भी बिगाड़ सकता है, जिससे गॉल ब्लैडर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस पर जो शायद सबसे आम है और कई समस्याओं की जड़ मानी जाती है, चीनी और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, जैसे सफेद चीनी, मैदा, सफेद ब्रेड, पास्ता, कॉर्न सिरप वगैरह। हाँ, ये लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए शायद। पश्चिमी डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 50-60% कैलोरी इन्हीं चीजों से आता है। और ये गट के लिए क्यों इतने बुरे हैं? ये गट के लिए कई तरह से हानिकारक हैं। सबसे पहले ये सीधे तौर पर बुरे बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे कैंडिडा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, इनको खाना खिलाते हैं। ये पैथोजेंस शुगर पर पलते हैं। प्रोसेस्ड कार्ब्स शरीर में बहुत जल्दी शुगर में टूट जाते हैं। अच्छा, तो ये बुरे बैक्टीरिया को पार्टी देते हैं? हाँ, बिल्कुल। और नतीजा होता है डिसबायोसिस, यानी बुरे बैक्टीरिया का बढ़ना। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। ये शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी स्थायी सूजन को बढ़ाते हैं। ये लीकी गट को बढ़ावा देते हैं। और एजीईज? हाँ, ये एजेस के बनने को भी बढ़ाते हैं, जो टिश्यू को डैमेज करते हैं। और एक और बात, ये गट में फर्मेंटेशन यानी सड़न को भी बढ़ावा देते हैं। समझिए जैसे गट के अंदर यीस्ट और शुगर मिलाकर एक छोटी शराब की भट्टी चल रही हो। भट्टी? हाँ, जो लगातार सूजन और गड़बड़ी पैदा कर रही है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब साफ है कि ये रोजमर्रा के आम खाद्य पदार्थ, जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे खाते हैं, हमारी गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं, माइक्रोबायोम का संतुलन बिगाड़ सकते हैं, इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर सकते हैं। हाँ, और सूजन बढ़ाकर न सिर्फ पाचन संबंधी समस्याएं बल्कि मूड और पूरी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि हमारे गट माइक्रोबायोम की नींव पड़ती कैसे है। जन्म के समय अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो बच्चा माँ के वजाइनल कैनाल से गुजरते हुए अपने पहले माइक्रोब्स का उपहार पाता है। अच्छा, जन्म से ही शुरुआत हो जाती है। हाँ, ये जीवन का शायद सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। माँ का दूध, त्वचा का संपर्क, ये सब शुरुआती बैक्टीरिया के स्रोत हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करते हैं। उसे सिखाते हैं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। लेकिन आजकल तो सी सेक्शन डिलीवरी, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ये सब बहुत आम हो गया ना? हाँ, और यही चिंता का विषय है। सी सेक्शन, एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, हमारे खाने में कीटनाशकों और केमिकल्स की मौजूदगी, प्रोसेस्ड जंक फूड, इन सब ने मिलकर माँ के माइक्रोबायोम को ही कमजोर कर दिया है। माँ का ही माइक्रोबायोम कमजोर हो गया? हाँ, और ये कमजोरी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। हर अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से विरासत में और भी कमजोर और कम विविधता वाला माइक्रोबायोम मिल रहा है। ये तो डरावनी बात है। बिल्कुल। इसके साथ ही खराब लाइफस्टाइल, पोषण की कमी, तनाव, ये सब मिलकर हमारे डीएनए के काम करने के तरीके, मतलब एपिजेनेटिक्स, को भी प्रभावित करते हैं। और ये बदलाव भी अगली पीढ़ी में जा सकता है। एपिजेनेटिक्स? हाँ, मतलब हमारे जीन्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं वो बदल सकता है। यही वजह है कि हम आजकल बच्चों में ऑटिज्म, एलर्जी, एडीएचडी जैसी समस्याओं में इतनी बढ़ोतरी देख रहे हैं। ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं, बल्कि प्रकृति से दूर जाने के कई सारे मिले-जुले प्रभावों का परिणाम है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अत्यधिक वैक्सीन का उपयोग भी गट के इम्यून सिस्टम GLALT को बाईपास कर सकता है, जिससे इम्यून सिस्टम को बाहरी चीजों से लड़ना सीखने का प्राकृतिक मौका कम मिलता है। पर यह जटिल विषय है। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति के रास्ते से काफी भटक गए हैं और अपने शरीर की कार्यप्रणाली को समझकर ही इसे सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो सार यही है कि हमारी गट का स्वास्थ्य सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। ये हमारी पूरी सेहत की, हमारे इम्यून सिस्टम की और यहाँ तक कि हमारे मूड की भी नींव है। बिल्कुल, फाउंडेशन है। हम रोज क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, इन सब का उस पर गहरा असर पड़ता है। अपने खाने की सामग्री पर ध्यान देना, वो कैसे उगाया गया है, कैसे बनाया गया है, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। गट का हमारे मूड और इम्यूनिटी से जो सीधा और गहरा संबंध हमने आज समझा, उसे देखते हुए इस हफ्ते अपनी डाइट या लाइफस्टाइल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा करने लायक बदलाव लाया जा सकता है जो आपके इस दूसरे दिमाग को बेहतर बनाने में मदद कर सके। हाँ, ये सोचने वाली बात है। छोटा सा बदलाव भी मायने रखता है। जरूर, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको गट हेल्थ के बारे में
कुछ नई और उपयोगी बातें जानने को मिली होंगी। शुक्रिया। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और जानकारी भरी चर्चाओं से जुड़े रहें।